हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनो अवधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। Hello everyone, myself Santosh Chaube and we are discussing about the current affairs और हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने के पहले मैं आपके लिए दो पंक्ति लिखा हूं, तो मैं दो पंक्ति आपको पहले सुना देता हूं, फिर हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स की क्लास पढ़ते हैं। इरादों के आग से अब सब कुछ पाना है। देखो, जिंदगी में ना जब ठान लो तभी से है सवेरा। रात का अंधेरा चाहे जितना भी गहरा हो, सुबह होना ही है। और जब सुबह हो और आपने ठान लिया कि मुझे आगे बढ़ना है, तो नो बडी कैन स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो इरादों के आग से अब सब कुछ पाना है और मुश्किलों को अब खाक में मिलाना है। इरादों के आग से अब सब कुछ पाना है और मुश्किलों को अब खाक में मिलाना है। और सदियों से बुझे मेरे घर के खुशियों के दिए, सदियों से बुझे मेरे घर के खुशी के दिए को अब मुकद्दर से नहीं अपनी मेहनत से जलाना है। अब मुकद्दर से नहीं अपनी मेहनत से जलाना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखिए, जिंदगी को मैंने जितना कुछ जाना है, जितना समझा है, मेरे लिए बस इतनी सी बात है कि न तो अभी कोई देरी है और न कुछ खत्म हुआ है। जब से ठान लो, जब से इरादे को मजबूत कर लो, तभी से जिंदगी के नए दरवाजे खुलने लग जाते हैं। आइए हम लोग एक साथ मिलकर और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और मैं उन सारे विद्यार्थियों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको एश्योर करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग क्लास तो स्टार्ट करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं, या फिर क्लास स्टार्ट करते हैं और फिर बाद में वो जब उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो कहते हैं अब आप लोग पैसे दो तो मैं पढ़ाऊँगा। तो आप अगर मुझे थोड़ा भी अगर जानते हो तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि ये जो आग मेरे सीने में लगी है, ये मेरी अंतिम सांस में ही बुझेगी। और मैं अपनी क्षमता को और आगे बढ़ाऊंगा और आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल देने की कोशिश करूंगा। और आपकी तैयारी बहुत मुकम्मल तरीके से चले, इसके लिए अब मैं अपने जीवन में यही प्रयास करने वाला हूं। चलिए हम लोग आज की क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त से आज़ाद भी नहीं किया। कि अभी जो भूमध्य देखिए देश है, उन देशों में एक नए वायरस ने पैर पसारना शुरू कर दिया है, जिस वायरस का नाम है मारबर्ग वायरस। तो हम लोग यहीं से आज अपने क्लास को शुरू करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मारबर्ग वायरस या मारबर्ग विषाणु, जो इस समय अफ्रीकी देश तंजानिया में कहर बरपा रहा है, इससे पहली बार किस देश में खोजा गया था? मारबर्ग वायरस which is playing havoc in Tanzania, in which country it was at first discovered? It was at first discovered A सोमालिया, B तंजानिया, C जर्मनी और D है इसमें इटली। डी है इटली। आप अपने
आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, वायरस जो है यह वास्तव में आपको पता होगा, आप जानते होंगे कि दिस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स, या सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अगर यह किसी भी निर्जीव वातावरण बड़ा हुआ है तो निर्जीव रहता है, लेकिन जैसे वो किसी सजीव में, जैसे ही वो किसी ऐसे भी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो जो है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, किसी में भी अगर वो जब अंदर चला जाता है तो वहां जाने के बाद वो उसके सेल के माध्यम से अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि विषाणु या वायरस जो है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1892 में 1892 में दिमित्री इवानोव्स्की, जो रूस के एक वैज्ञानिक थे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने टोबैको मतलब जो तंबाकू है, तंबाकू में सबसे पहली बार टोबैको मोजाइक वायरस की खोज की थी। और उन्होंने यह देखा था कि इसके पहले जो हम लोग सोचते थे कि बैक्टीरिया, फंगस इत्यादि के कारण से रोग होते हैं, तो उनसे उनसे बिल्कुल अलग, एक अलग प्रकार का पैथोजेंस है, और जिसको उन्होंने नाम दिया, उसमें विष के अणु के कारण से उसका नाम दिया गया वायरस। तो यह जो वायरस है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह या तो आरएनए होता है या फिर डीएनए होता है। तो अभी मैं बताना चाहूंगा कि मार्बर्ग वायरस, जिसके बारे में तंजानिया की सरकार ने वहां पर इसको एक प्रकार से आउटब्रेक घोषित कर दिया कि बहुत तेजी से फैल रहा है। तो ये जो मार्बर्ग वायरस है यह वास्तव में हेमरोजिक वायरस है। मतलब यह क्या करता है कि हेमरेज हो जाता है, मतलब कि यह जो है मस्तिष्क में रक्त स्त्राव स्टार्ट हो जाते हैं, बुखार आता है, शरीर में जकड़न आ जाती है, मिर्गी आने लग जाते हैं, और 9 से 10 दिन के बाद इंसान की इसमें मृत्यु हो जाती है। मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक इस वायरस का कोई भी टीका, कोई भी वैक्सीन खोजा नहीं जा सका है, और जो सिम्टम्स होते हैं उस सिम्टम्स के आधार पर इसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है। यह जो फ्रूट बैट्स है, मतलब जो चमगादड़ होते हैं आपके फल वाले, उन चमगादड़ों में इसका यह जो वाहक है, और जब ये किसी मनुष्य में चला जाता है तो मनुष्य भी इसका वेक्टर या वाहक हो जाता है। यह मुख्य रूप से जो मानव का फ्लूइड है, जैसे कि आपका स्पाइट हो गया, मतलब थूक हो गई, जैसे कि आपका जो नेजल ड्रॉप्स हैं वे हो गए, या फिर आपके ब्लड है, तो जो फ्लूइड है, मानव के फ्लूइड से, मानव का जो तरल है, उस तरल से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो जाता है। मैं बताऊं कि यह वायरस इतना खतरनाक है कि इस वायरस से मोर्टेलिटी रेट 24% से 90% के बीच में है। तो इस समय यह 35 लोगों में यह संक्रमण जो है कंफर्म किया गया, और बताना मैं चाहूंगा कि 29 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। यह एक आरएनए प्रकार का वायरस है, और मैं बताना चाहता हूं कि जो इबोला वायरस आपने सुना होगा, उसी इबोला वायरस के फैमिली का यह सदस्य है। अब यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ गया कि पहली बार इस वायरस को कब खोजा गया था। तो आपका यहाँ पर देखो, मार्बर्ग, आप जानते होंगे कि मार्बर्ग जो है यह जर्मनी का एक छोटा शहर है। इसी शहर में पहली बार 1967 में 1967 में इस वायरस की खोज हुई थी, इसलिए इस वायरस का नाम रखा गया मार्बर्ग वायरस। तो यह वायरस जो है जर्मनी के मार्बर्ग में 1967 में इसको खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हो गया मार्बर्ग वायरस। अब आपके प्रश्न का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि मार्बर्ग विषाणु जो इस समय अफ्रीकी देश तंजानिया में कहर बरपा रहा है, इसे पहली बार किस देश में खोजा गया था। तो आपको यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी सही, अर्थात यह आंसर आपका हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया आपका यह जर्मनी। तो मार्बर्ग वायरस को मार्बर्ग वायरस क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर हो गया इट वाज एट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन मार्बर्ग। इसको पहली बार मार्बर्ग कहाँ पे है, तो यह है जर्मनी में है। तो पहली बार जर्मनी में यह वायरस जो है यह 1967 में यह वायरस की पहचान की गई थी, और जर्मनी उसमें बहुत बुरी तरह से पीड़ित हुआ था। तो इस कारण से इस वायरस का नाम दे दिया गया आपका मार्बर्ग वायरस। तो जर्मनी में इसको पहली बार 1967 में खोजा गया था। और यह किस प्रकार का वायरस है,
तो यह एक प्रकार का आरएनए वायरस है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए वायरस है। आरएनए वायरस का मतलब यह हो गया, आरएनए वायरस मतलब यह हो गया कि जैसे इसको हम लोग, यदि हम लोग बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फाइलो वायरस होता है, तो फाइलो वायरस समूह का यह वायरस है, और यह फाइलो वायरस समूह का वायरस है, और इसका जो नजदीकी का विस्तार है वह है इबोला वायरस। यह इबोला वायरस परिवार से ही संबंध रखता है। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन के अंदर हमेशा उठा होगा कि आखिर हम लोग वायरस की दवा क्यों नहीं बना पाते। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि देखो, बैक्टीरिया के लिए हमारे पास एंटीबैक्टीरियल है, लेकिन वायरस की दवाएं जो है आसानी से नहीं बनाई जा सकती। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हमारे पास हैं, लेकिन ये नहीं के बराबर है। तो मैं इसके बारे में बता दूं कि देखो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जो जीव अपने सेल के माध्यम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने अगर उनके सेल को किल कर दिया तो मर गए। लेकिन वायरस के साथ क्या है कि वो अपने सेल से नहीं, वो क्योंकि वो जीवित होता ही नहीं है, वो तो जीवित और मृतक और जीवित के बीच की कड़ी है। तो वह क्या करता है कि वह जिसके शरीर में जाएगा, जो उसका होस्ट होगा, उसी के सेल को ये मल्टीप्लाई करता है। अगर उसको मारना है तो आपको अपने सेल को मारना पड़ेगा। दैट इज वाई इट इज वेरी हार्ड टू गेट एनी मेडिसिन ऑफ वायरस। और यही कारण है कि वायरस का जो है दवा बनाना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात है कि जो हम इसके टीके ईजाद करते हैं, क्योंकि वायरस क्या करता है कि अब लगभग 6 महीने में वो अपना स्ट्रेंथ चेंज कर लेता है, वो उसकी जो आकृति है, प्रतिकृति है, उसमें परिवर्तन आ जाता है, और इस कारण से इसका कोई परमानेंट वैक्सीन भी पॉसिबल नहीं है। वैक्सीन भी हमें चेंज करना पड़ता रहता है। तो ये ये पहला आपका क्वेश्चन हो गया कि निम्नलिखित मारबर्ग विषाणु जो इस समय अफ्रीकी देश तंजानिया में कहर बरपा रहा है, इससे पहली बार किस देश में खोजा गया था? तो आंसर हो जाएगा जर्मनी, और यह स्थान हो जाएगा मारबर्ग जर्मनी का 1967 में। यानी प्रकाश का वायरस है, और ये इबोला परिवार से इसका संबंध है। चलो अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है? अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, which state of India has highest rate of unemployment? A है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है उत्तराखंड, और डी है छत्तीसगढ़। आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। देखिए, हाँ, बेरोजगारी, डर है मुझको कि कातिल न बन जाए हम, डर है मुझको कि कातिल न बन जाए हम, दर्द के तेज झोंकों से अस्त कहीं सूख न जाए, मन के जलते जलते दिए से दिल कहीं राख न हो जाए, दुनिया के जुल्मों सितम से कहीं टूट न जाए हम, डर है मुझको कि कातिल न बन जाए हम। मैं, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे छात्र, मेरे छात्राओं, जिंदगी का अगर मैं कहूं कि युवा पीढ़ी का सबसे बड़ा जो दर्द है, वो दर्द है उसके पास रोजगार का नहीं होना। यू वॉन्ट टू डू सम वर्क बट देर इज नो एनी अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क, देन आई थिंक दिस इज द मोस्ट मिजरेबल कंडीशन इन द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी भी इंसान के जीवन की ये सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी जो है लाचारी है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि दुनिया के तमाम देश जो हैं वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों की लिस्ट बनाते हैं जो उनके यहाँ रोजगार पाना तो चाहते हैं, वो रोजगार के लायक तो हैं, लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। भारत की सरकार के पास एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र। भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र, तो यह क्या करती है? यह भारत की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के आंकड़े जुटाती है। तो उसने अभी भारत के तिमाही आंकड़े, 3 महीने के आंकड़े जुटाए, और इस 3 महीने के आंकड़े के हिसाब से उसने एस्टिमेट किया कि भारत में जो बेरोजगारी है, वो भारत की बेरोजगारी जो है वह इस समय 7.8% की दर से यह बढ़ रही है। तो भारत में जो बेरोजगारी है यह बढ़ रही है। भारत में जो बेरोजगारी है, तो इस संस्था के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में बेरोजगारी जो है यह आपका 7.8% है। 7.8% है। कहने मतलब है कि जो लोग रोजगार चाहते हैं, उसमें से मैं बताना चाहता हूं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ 92 लोगों को लगभग रोजगार दे पा रही है। 8 लोग ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश में, लेकिन उनके सरकार के पास कोई रोजगार नहीं है। तो 7.8% जो है वह बेरोजगारी है, हम लोग अगर केंद्र की बात करें तो। अब यहां पर आ गया कि जो राज्य है, राज्यों की स्थितियां अलग अलग है,
और आपको मैं जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो राज्य गेहूं के उत्पादन में, जो राज्य जो है उसके बारे में हम लोग एक सोच के चलते हैं कि बड़ा ही धनाढ़ राज्य होगा, बेरोजगारी का आलम भी वहीं पर सबसे ज्यादा है। ये जो दिए गए आपके राज्य हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में बेरोजगारी की दर जो है वह भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के हिसाब से सबसे अधिक है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि इसका जो सही आंसर है वो मेरे भाई सही इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा में जो बेरोजगारी है यह 26.8% है। आप समझ सकते हो क्या दर है, क्या मतलब क्या मुसीबत है। 26.8% हरियाणा में जो लोग हैं वो बेरोजगार हैं। और दूसरे स्थान पर आपका राजस्थान है जहां की बेरोजगारी 26.4% है। तो भारत के दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में है जो जम्मू कश्मीर है। तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक बेरोजगारी जो है हरियाणा में है और दूसरे स्थान पर है राजस्थान। अगर मान लो कि मैं प्रश्न इस प्रकार से बनाया होता कि भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के अनुसार भारत के किस राज्य में बेरोजगारी की दर सबसे कम है, तो आपका यहाँ पर आंसर होता है उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। ये जो दोनों राज्य हैं यहाँ पे बेरोजगारी की जो दर है ये 0.8% है, 0.8% है। और एक बात मैं बता दूं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था जो निगरानी केंद्र है इसने यह आंकड़ा जो जारी किया उसे बताना मैं चाहूंगा कि गांव के अपेक्षा में शहर में बेरोजगारों की संख्या अधिक है। गांव की अपेक्षा शहर में बेरोजगारों की संख्या जो है अधिक है। और इस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र के अनुसार भारत किस राज्य में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है, तो आंसर हरियाणा। और सबसे कम कहां पे है, तो है उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ अन्य मुद्रा के साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी है। विथ विच कंट्री द आरबीआई हैज परमिटेड ट्रेड इन इंडियन रूपी अलोंग विथ अदर करेंसी। ए है इंडोनेशिया, बी है मलेशिया, सी है फिलीपींस, डी है ईस्ट तिमोर या फिर पूर्वी तिमोर। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताता हूं। देखिए, जब हम दुनिया के किसी भी देश के साथ व्यापार करते हैं तो व्यापार में हम लोग एक करेंसी इस्तेमाल करते हैं, वो करेंसी है आपका डॉलर। और यही कारण है कि जो डॉलर है वह डॉलर पाने की होड़ हमें दुनिया के तमाम देशों में रहती है। आप जो एक्सपोर्ट करते हो, जो आप निर्यात करते हो, उस निर्यात के माध्यम से आपका भुगतान डॉलर में होता है। और जो आप आयात करते हो तो उसके लिए हमें डॉलर में ही भुगतान करना होता है। लेकिन भारत की जो सबसे बड़ी बैंक है जिसका नाम जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने अभी मार्च आपके 2000 बल्कि मैं सॉरी गलत पॉइंट बोल दिया, जुलाई 2022 में ही आरबीआई ने भारत के 18 राज्यों के साथ में यह कह दिया कि भारत जो है इन 18 देशों के साथ में अन्य करेंसी के साथ वो जो है रुपए में भी वह क्या करेगी, वो रुपए में भी अपना ट्रेड या व्यापार कर सकती है। और ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है भारत के एक्सपोर्ट या भारत के आयात को अधिक से अधिक बढ़ाना। अब देखो मैं बता दूं कि ये जो 18 देश हैं इसमें आपका जैसे कि सोमालिया है, जैसे कि आपका जर्मनी है, जैसे कि आपका क्या कहते हैं इजराइल है, जैसे कि आपका रशिया है, सेशेल है, मॉरिशस है, मलेशिया है। इस देश ऐसे देश हैं, फिजी है, 18 देश है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, 18 देश हैं जिन देशों के साथ में भारत की आरबीआई ने यह कह दिया है कि अगर भारत के जो कंपनियां हैं वो चाहें तो वह ट्रेड जो है रुपए में भी कर सकती है, या विदेश की जो कंपनियां हैं वो ट्रेड जो है रुपए में कर सकती है। तो कैसे देखो ये सब होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि जो विदेश की बैंक हैं वो क्या करेंगे, भारत की किसी बैंक के साथ जो उनके साथ में उनका संबंध होगा वो क्या करेंगे, वहां पर अकाउंट खोलेंगे। जिस अकाउंट को कहा जाएगा वोस्ट्रो अकाउंट, जिस अकाउंट कहा जाएगा वोस्ट्रो अकाउंट। और यह जो वोस्ट्रो अकाउंट है इसमें स्पेशल वोस्ट्रो रुपी अकाउंट को कहते हैं, सॉरी स्पेशल वोस्ट्रो रुपी अकाउंट। तो एक वोस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि मलेशिया की जो बैंक ऑफ मलेशिया है उस बैंक ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ में अभी अभी एक खाता जो है खोल दिया है।
तो अभी ये शुरुआत हो गई। अब भारत के जो कंपनियां हैं वो रुपए में भी व्यापार कर पाएंगी। तो मलेशिया के साथ में ये शुरुआत हो गई। 18 देश हैं जिनको अलाउड कर दिया गया है कि वे अगर चाहेंगे उस देश के साथ में अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो आप रुपए में भी व्यापार कर सकते हो, रुपए में व्यापार कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास जो विकल्प है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ अन्य मुद्रा के साथ भारतीय रुपए में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मलेशिया। यहाँ पर आंसर हो जाएगा मलेशिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए एक अकाउंट खोलने की जरूरत है, जिस अकाउंट को वोस्टो अकाउंट कहते हैं, जिस अकाउंट को वोस्टो अकाउंट कहते हैं। और अकाउंट का जो नाम होगा वह जो अकाउंट का नाम होगा स्पेशल वोस्टो। इसका नाम होगा, अकाउंट का नाम होगा स्पेशल वोस्टो रूपी अकाउंट, SVRA, स्पेशल वोस्टो रूपी अकाउंट। तो स्पेशल वोस्टो रूपी अकाउंट जो है खोला जाएगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के साथ अन्य मुद्रा के साथ भारतीय रुपए में भी व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया। और मैं बताना चाहूँ पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ में भी ऐसा किया जा सकता है। इसी तरीके से आपका इजराइल के साथ, जर्मनी के साथ में, मॉरिशस के साथ में, है ना, रशिया के साथ में 18 देशों की लिस्ट है जिसके साथ में हमारी भारत की जो कंपनियां हैं और वहां की जो कंपनियां हैं वो रुपए में भी ट्रेड कर सकती हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 कि विदेशी बैंकों के द्वारा भारत में खोले जाने वाले बोस्टो अकाउंट में बोस्टो का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोस्टो इन बोस्टो अकाउंट ओपन इन इंडिया बाय फॉरेन बैंक? अभी जैसे मैंने आपको जो बताया क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया, तो उसी से आपको मैंने बताया कि जो भी बैंक होंगे, जैसे बैंक ऑफ मलेशिया ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक अकाउंट खोल दिया, उस अकाउंट का नाम क्या है? उस अकाउंट का नाम है स्पेशल वोस्टो रूपी अकाउंट। तो यह जो वोस्टो यहाँ पर है, उस वोस्टो का क्या मतलब है? आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करो। देखो मैं बता दूं आपको कि जो वोस्टो है या वोस्टो एक लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन टर्म है वोस्टो, जिसका अर्थ होता है योर्स, जिसका अर्थ होता है योर्स मतलब आपका योर्स मतलब आपका। तो यहाँ पे विदेशी बैंक के द्वारा भारत में खोले जाने वाले बोस्टो अकाउंट में बोस्टो का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा योर्स, आपका। मतलब आपका अब अकाउंट इस बैंक में है जिसके माध्यम से आप रुपी के माध्यम से ट्रेड कर सकते हो। तो विदेशी बैंकों के द्वारा भारत में खोले जाने वाले बोस्टो अकाउंट में बोस्टो का अर्थ क्या हो गया? तो इसका अर्थ होगा योर्स। तो यहाँ पर चौथे का प्रश्न का जो आंसर है वो आंसर आपका ए विकल्प यहाँ पर सही है। चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, अभी हाल में ही किस देश के संग्रहालय मतलब म्यूजियम में भारत से चुराए गए पुरावस्तुओं को लौटाने का निर्णय किया है? म्यूजियम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिटर्न आर्टिफैक्ट स्टोलन फ्रॉम इंडिया? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी जर्मनी, सी पोलैंड, डी बुल्गारिया। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, तब तक मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो सुनो, जो पुरावशेष हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, these are reflection of our development. They familiarize us, they remind us what were the progress of our ancestors. ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं, पुरावस्तु हैं, हमें याद दिलाते हैं हमारे पुराने जो लोगों की कि हमारे पुराने लोग कितना आगे थे और हम अब हमें जो है इस क्षेत्र में क्या कुछ करना है। तो इस तरीके से देखिए जो पुरावशेष हैं वो हमारे इतिहास है, विरासत है, और उसको किसी भी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाने की इजाज़त नहीं है।
तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक भारतीय मूल के एक अमेरिकी व्यक्ति नागरिक जिनका नाम है सुभाष कपूर। सुभाष कपूर ने तमिलनाडु के विभिन्न मंदिरों से विभिन्न मंदिर मतलब एक मंदिर 2008 में इन्होंने कुछ मूर्तियां चुरा ली। और ये जो मूर्तियां हैं, मैं बताना चाहूंगा कि मूर्तियां कुल इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कुल कीमत थी 94 करोड़ रुपए। ये जो मूर्तियां हैं, इसमें से कुछ मूर्तियां थी टेराकोटा की। टेराकोटा मतलब आपका होता है कि मिट्टी को जब हम लोग क्या करते हैं, पका देते हैं, जिसको आप कह सकते हो कि फायर्ड क्ले या बेक्ड क्ले, कि जो पकाए हुए जो मिट्टी होती है उसको हम लोग टेराकोटा कहते हैं। कुछ मूर्तियां जो है वो टेराकोटा की हैं। कुछ मूर्तियां जो है जिसको मृण मूर्ति कहते हैं, हम लोग मृण मूर्ति कहते हैं हिंदी में, तो कुछ मृण मूर्ति है, कुछ जो है कॉपर के और कुछ पत्थर के हैं। इन मूर्तियों को चुरा करके वो अमेरिका में ले जा करके और उन्होंने उसको बेच दिया। तो ये मूर्तियां जो है, और इसके बाद क्या हुआ कि 2011 में जर्मनी ने उनको जो सुभाष कपूर हैं, क्योंकि इनके खिलाफ एक इंटरनेशनल रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया था, तो इंटरपोल के माध्यम से इनको क्या किया गया, इनको पकड़ लिया गया। जर्मनी ने 2011 में इनको पकड़ा, 2012 में उनको सुपुर्द किया गया। इसके बाद इनको तमिलनाडु के त्रिची में उनको जो है सेंट्रल जेल में रखा गया, सेंट्रल उनको कस्टडी में रखा गया था। इसके बाद इन पर मुकदमा भी खुला। 2022 में इनको कन्विक्ट कर दिया गया, 10 साल की इनको सजा हो गई। लेकिन यह अभी भी ये जो आर्टिफैक्ट्स थे वो आपको अमेरिका में पड़े थे। तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो एक म्यूजियम है जिसका नाम है आपका आर्ट फॉर गैलरी म्यूजियम। तो यह जो म्यूजियम है आपका, यह जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है, तो ये जो मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ आर्ट्स या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट्स न्यूयॉर्क ने यह निर्णय लिया कि वह भारत के 15 जो आर्टिफैक्ट्स वहाँ पे स्थित हैं उनको अब लौटा देगी। तो इन 15 आर्टिफैक्ट्स को उसने लौटाने का निर्णय कर लिया है और निश्चित रूप से ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। तो आपका यहाँ पर आंसर हो गया कि अभी हाल में किस देश के संग्रहालय ने भारत से चुराए गए पुरावस्तुओं को लौटाने का निर्णय कर लिया। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ पर आंसर हो गया ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ पे आपको याद क्या क्या रखना है, याद रखना है इसको लौटाने वाला संस्था कौन है। तो लौटाने वाली संस्था जो है ये इसका नाम है मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम। कहाँ की है, तो यह आज के अमेरिका के न्यूयॉर्क की म्यूजियम है। मेट्रोपॉलिटन आर्ट आपका म्यूजियम, यह न्यूयॉर्क का हो गया, तो ये न्यूयॉर्क का म्यूजियम है। इसको चुराने वाला व्यक्ति कौन है, इस चुराने वाला व्यक्ति है आपका सुभाष कपूर। कहाँ के नागरिक, तो ये अमेरिका के नागरिक हैं। मूर्तियां चुराई कहाँ से गई थी, तो मूर्तियां चुराई गई थी आपके तमिलनाडु के मंदिर से। और ये मूर्तियां जो है, इनकी संख्या, चुराई गई मूर्तियों की संख्या 18 है, लेकिन ये 15 ही मूर्ति रिकवरी हुई है। तो 15 में से आपको ये 15 मूर्ति जो रिकवर हुई है, और यह जो 15 मूर्ति है, यह 15 मूर्ति को भारत में लाया जाएगा। इस मूर्ति की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लगभग 54 करोड़ रुपए कीमत है। ये मूर्ति टेराकोटा के बने हुए हैं। ये मूर्ति जो है साथ ही साथ पत्थर के भी हैं, और कुछ मूर्तियां हैं जो आपके तांबे की बनी हुई हैं। तो यहाँ पर आगे हाल ही में किस देश के संग्रहालय ने भारत से चुराए गए पुरावस्तुओं को लौटाने का निर्णय कर लिया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसको जो जहाँ पे इसको रखा गया था यह था मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क। तो इसको यहाँ से लौटा दिया जाएगा, भारत को वापस कर दिया जाएगा। चलिए 5वां के बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए ऐसे डाल दिया कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर पुरातत्व आर्कियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ कि निम्नलिखित में से किसे पुरातत्व का पिता कहा जाता है। हु ऑफ द फॉलोइंग Who of the following is called as father of Indian archaeology? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। ए, चार्ल्स मेसन, बी, जॉन मार्शल,
सी ए कनिंघम और डी है डीपी अग्रवाल। देखो मैं बताना चाहूंगा कि चार्ल्स मेसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के टीलों के बारे में जो जानकारी दी थी, है ना। और जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के माध्यम से पहली बार जो है वो हड़प्पा की खुदाई हुई थी। और ए कनिंघम साहब जो है, अब मैं उनके बारे में बता दूं कि ए कनिंघम साहब के नेतृत्व में भारत का पहला पुरातात्विक जो है वो पुरातत्व केंद्र की स्थापना की गई थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना जो है वो 1861 में आपके ए कनिंघम के माध्यम से किया गया था। और ए कनिंघम ने सांची और आपके जो आपके सारनाथ है इसकी उन्होंने खुदाई करवाई थी। और निश्चित रूप से ए कनिंघम के द्वारा ही भारत में पुरातत्व के बारे में अध्ययन का कार्य शुरू हो गया। और यही कारण है कि ए कनिंघम को हम लोग कहते हैं भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। हाँ, मैं आपको डीपी अग्रवाल साहब के बारे में बता दूं कि डीपी अग्रवाल साहब वो व्यक्ति जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के उन्होंने अध्ययन किया आपको पुरातत्व के माध्यम कार्बन डेटिंग प्रोसेस के माध्यम से। तो इस तरीके से निम्नलिखित किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो आशा ए कनिंघम क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे हो गए कारण दो। पहला कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में की गई। तो यह जो है स्थापित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो ए कनिंघम के नेतृत्व में हुआ था। और दूसरी बात है कि कनिंघम ने ही पहली बार सांची और आपके सारनाथ की इन्होंने खुदाई करवाई थी। और यही कारण है कि इन्होंने कहा जा सकता है कि भारत में पुरातत्व की का जो अध्ययन है वो ए कनिंघम साहब से शुरू होता है। और ये कारण है कि ए कनिंघम को हम लोग भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत की नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत किस वर्ष तक विदेशी व्यापार को 2000 अरब डॉलर करने का लक्ष्य बनाया गया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया अप टू विच ईयर $2 ट्रिलियन फॉरेन ट्रेड हैज बीन टारगेटेड ए 2026, 2026 तक, 2028 तक, 30 तक, 35 तक। आप अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करो, तब तक मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ। देखिए अभी अभी भारत के जो उद्योग और वस्त्र मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब, तो केंद्रीय वस्त्र और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अभी अभी अनाउंसमेंट किया है भारत के फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में। मैं बताना चाहता हूं कि इसके पहले 2015-16 में भारत की जो है वो विदेशी व्यापार नीति जो है वो घोषित की गई थी। तो उस समय से अगर हम लोग देखें तो जो विदेशी व्यापार नीति घोषित की गई थी उसमें कहा गया कि जो भी कंपनी यहाँ पर आएंगी व्यापार करने के लिए उनको बड़ा ही अच्छा माहौल दिया जाएगा। दूसरी बात, ईज टू डूइंग बिजनेस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाएगा। भारत की कंपनियां जो उत्पादन करना चाहती हैं उसको सरकार जो है उसमें अधिक से अधिक लिबरल तरीके से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जिससे भारत का व्यापार बढ़े। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब 2015-16 में भारत के विदेशी व्यापार की बात करेंगे तो वह विदेशी व्यापार था 435 आपका बिलियन, मतलब 435 अरब डॉलर। जब हम 2023-24 में हम लोग 22-23 की बात करें, 2022-23 में यह पहुंच गया है आपका, यह पहुंच गया 760 बिलियन डॉलर, 760 बिलियन डॉलर, मतलब 75% की वृद्धि आप देख सकते हो 15 से लेकर 23 तक। मतलब इन 8 साल में 75% आपका विदेशी व्यापार में वृद्धि हुई है। अब दूसरा विदेशी व्यापार के संबंध में अभी अभी मतलब हम लोगों ने फिर एक और विदेशी व्यापार के लिए हम लोगों ने क्या किया, एक नई नीति की घोषणा की है। और उसमें देखो यही है कि ईज टू डूइंग बिजनेस पर अधिक से अधिक फोकस किया जाएगा और लिबरल तरीके से सरकार जो है वो व्यापार को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगी। और यह टारगेट रखा गया कि 2030 तक इसको इस प्रकार से किया जाएगा कि भारत का जो व्यापार है लगभग 3 गुना बढ़ जाए। 3 गुना मतलब बढ़ाया गया लगभग कि इसको बढ़ाकर लाना है 2000 अरब डॉलर। इंग्लिश में बात करेंगे तो ये हो गया आपका कि 2 ट्रिलियन डॉलर या 2000 अरब को बढ़ाने की बात की है। तो इस प्रकार से आ गया कि भारत की नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत किस वर्ष तक विदेशी व्यापार को 2000 डॉलर करने का लक्ष्य बनाया गया है। तो आंसर हो जाएगा 2030, आंसर हो जाएगा 2030।
आंसर हो गया 2030। मैं आपके लिए बता दूं कि इसके पहले यह जो विदेशी व्यापार नीति घोषित हुई थी वह 2015-16 में हुई थी, और उस समय बात करें हम लोग तो डॉलर के हिसाब से बात करेंगे तो यह जो है लगभग 400 आपका यह जो है ये आपका लगभग 435, यह 435 जो है यह आपका बिलियन डॉलर था, 435 बिलियन डॉलर। अगर हम लोग बात करें 2022-23 की तो यह लगभग 760 बिलियन डॉलर पहुंच गया। मतलब अगर हम लोग देखें तो यह 75% का ग्रोथ है 8 साल में। और 2000 अभी अभी जो घोषित हुई नीति इसमें 2030 तक में इसको बढ़ा करके करना है, कितना इसको बढ़ा के करना है 2000 बिलियन डॉलर, 2000 अरब डॉलर इसको बढ़ा के करना है। ठीक है, तो भारत की नई विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत किस वर्ष तक विदेशी व्यापार को 2000 अरब डॉलर करने का लक्ष्य बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ये 2030। आने वाली परीक्षा के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लोग उसको जरूर से जरूर याद कर लेना। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। महिला सम्मान बचत योजना में कितने प्रतिशत के ब्याज दर का वादा किया गया? हाउ मच इंटरेस्ट रेट हैज बीन एश्योर्ड इन द महिला सम्मान बचत योजना? 7.2, 7.3, 7.4, 7.5। देखो बताना चाहूंगा कि भारत का जो इस साल का जो बजट है 2023-24 में, इस बजट में ढेर सारी बातें अनाउंस की गई, जैसे कि आपका जो टैक्स, जो आपका इनकम टैक्स है उसका रेट स्लैब जो है वो 5 लाख से 7 लाख तक बढ़ा दिया। आगे 7 लाख तक आपको ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जो भारत का बजट रहा 2023-24 का, इसमें यह भी कहा गया कि अब 5 लाख रुपए के ऊपर अगर आप प्रीमियम देते हो तो आपको ऊपर उसके ऊपर जो है आपसे टैक्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए जो सेविंग है वो 15 से करके 30 करोड़ कर दिया गया, 30 लाख कर दिया गया। 30 लाख तक उनको इस प्रकार से कोई टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अभी अभी महिलाओं को, महिला मतलब यहाँ पर लड़कियां और स्त्रियां दोनों हो गई, दोनों को सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनमें कॉन्फिडेंस लाने के लिए सरकार ने एक बचत योजना लागू किया है। और ये बचत योजना में उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगी। यह योजना चलेगी 2025 तक, और इसमें यह है कि 2 वर्ष में जो महिलाएं होंगी वो अपना 2 लाख रुपए तक वो क्या कर सकती हैं कि वो अपना इन्वेस्ट करेंगी, मतलब वो जमा करेंगी, और उस 2 लाख रुपए के लिए सरकार उनको देगी 7.5% का ब्याज दर देगी। और बताना चाहूंगा कि अगर वो पैसा निकालना चाहेंगी तो 1 साल के बाद वो 40% जो है इसमें अमाउंट भी निकाल सकती हैं। और इस तरीके से यहाँ पर महिला सम्मान बचत योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर का वादा किया गया है? तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। आंसर हो गया यहाँ पर डी। तो आंसर हो जाएगा डी। डी का मतलब होगा 7.5%। 7.5% महिला सम्मान बचत योजना में कितने प्रतिशत ब्याज दर का वादा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 7.5%। आंसर हो जाएगा 7.5%। आंसर हो जाएगा डी आपका। तो ये आज की जो क्लास थी हम लोगों की यही खत्म हो गई। हम लोग अब कल फिर नए क्लास के साथ आएंगे। और मैं देखो फिर से बताना चाहता हूँ, अपने आप को देखो मोटिवेटेड करते रहो, एकदम बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ लगो। जीवन में आराम हराम है, और अगर आपने जीवन को आराम में बिता दिया तो आप फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आप रुग्ण हो जाओगे। इसलिए अपने माता पिता के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए बहुत बहुत मेहनत करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और एक बार मैं कहूँगा अपने नेत्र को बंद करके और एक बार हमारे साथ ईश्वर को थोड़ा याद कर लो। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमोक्षे मामृतात्।